पहला अध्याय 7 अक्टूबर 2023 नक्शे पर देखिए। यह है इजराइल और इसके दक्षिण पश्चिम में है एक छोटा सा क्षेत्र गाजा पट्टी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। इजराइल में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और कई लोगों को बंधक बनाया गया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इजराइल का कहना था कि उसका उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना और बंधकों को वापस लाना है, लेकिन गाजा में भारी मानवीय संकट पैदा हुआ। हजारों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। दूसरा अध्याय, गाजा से बाहर निकलती युद्ध की आग। अब नक्शे को थोड़ा पीछे खींचिए। गाजा के उत्तर में है लेबनान, और लेबनान में सक्रिय है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर संघर्ष तेज हो गया। अब इजराइल के सामने केवल गाजा का मोर्चा नहीं था, उत्तर में एक दूसरा मोर्चा भी खुल चुका था। तीसरा अध्याय, ईरान की एंट्री। अब नक्शे को और पीछे ले जाइए। यहाँ है ईरान और इजराइल वर्षों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ईरान इजराइल को क्षेत्र में अपने सबसे बड़े विरोधियों में से एक मानता है। वहीं इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सैन्य नेटवर्क को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। ईरान के प्रभाव से जुड़े कई संगठन मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में सक्रिय हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में ईरान समर्थक कुछ सशस्त्र समूह। इन सभी के कारण ईरान का प्रभाव उसके देश की सीमाओं से बहुत आगे तक दिखाई देता है। चौथा अध्याय, लाल सागर का मोर्चा। अब नक्शे पर दक्षिण की तरफ आइए। यह है यमन। यहाँ सक्रिय है हूती आंदोलन। गाजा युद्ध के दौरान हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू किए। इसका दावा था कि वे इजराइल और गाजा के मुद्दे से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ा। कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने लाल सागर के रास्ते से बचना शुरू कर दिया। जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। इससे समय भी बढ़ा और माल ढुलाई की लागत भी। पांचवा अध्याय, अमेरिका मैदान में। अब कहानी में आता है अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजराइल को सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया, लेकिन अमेरिका की दूसरी चिंता भी थी, मध्य पूर्व में उसके सैन्य ठिकाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार। जब ईरान से जुड़े समूहों और ईरान समर्थक संगठनों के हमले अमेरिकी हितों तक पहुंचने लगे, तो अमेरिका के लिए यह केवल इजराइल की सुरक्षा का प्रश्न नहीं रह गया, यह अमेरिकी सुरक्षा का भी प्रश्न बन गया। छठा अध्याय, ईरान और इजराइल की सीधी भिड़ंत। 2023 के बाद तनाव लगातार बढ़ता गया। फिर आया अप्रैल 2024। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं। इजराइल और उसके सहयोगियों ने इनमें से बड़ी संख्या में हमलों को रोक दिया। कुछ समय बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ता रहा, लेकिन एक बात साफ हो गई, अब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष केवल पर्दे के पीछे नहीं था। दोनों देश सीधे एक दूसरे को निशाना बनाने की क्षमता दिखा चुके थे। सातवां अध्याय, 2025 का बड़ा मोड़। अब कहानी और खतरनाक होती है। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। संघर्ष के बाद युद्ध विराम हुआ, लेकिन दुश्मनी समाप्त नहीं हुई। दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा गया। आठवां अध्याय, 2026 और फिर आया 2026। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले शुरू किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। मिसाइलें चली, ड्रोन चले और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया। अब संघर्ष केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं था। अमेरिकी सैनिक और सैन्य ठिकाने भी खतरे में आने लगे। खाड़ी के अरब देशों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे। नौवां अध्याय, सऊदी अरब की दुविधा। अब नक्शे पर देखिए। यह है सऊदी अरब अमेरिका का महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सऊदी अरब ईरान के साथ सीधा युद्ध चाहता है। असल में सऊदी अरब युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि युद्ध का सीधा असर उसके तेल उत्पादन, तेल प्रतिष्ठानों, समुद्री व्यापार और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
सऊदी अरब की कोशिश है अपनी सुरक्षा भी मजबूत रखना और इस युद्ध से जितना संभव हो सके दूर रहना। 10वां अध्याय। कतर की अलग भूमिका। अब नक्शे में छोटा सा देश देखिए, कतर। कतर के पास बहुत बड़ी सेना नहीं है, लेकिन उसकी कूटनीतिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कतर ने अमेरिका, इजरायल और हमास के बीच बातचीत में मध्यस्थ भूमिका निभाई है। बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और गाजा में मानवीय सहायता, इन मुद्दों पर कतर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यानी जहां एक तरफ मिसाइलें चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति भी चल रही थी। 11वां अध्याय। मिस्टर। अब गाजा के दक्षिण में देखिए, यह है मिस्र। गाजा की सीमा मिस्र से लगती है, इसलिए गाजा संकट में मिस्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय सहायता, सीमा प्रबंधन, युद्ध विराम, बंधकों की बातचीत और फिलिस्तीनी मुद्दे पर कूटनीति, इन सभी में मिस्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12वां अध्याय। तुर्की अब नक्शे को उत्तर की तरफ ले जाए। यह है तुर्की। तुर्की नेटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ उसका सुरक्षा संबंध है, लेकिन गाजा के मुद्दे तुर्की ने इजरायल की कड़ी आलोचना की है। वह फिलिस्तीनी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, इसलिए तुर्की की स्थिति भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ नेटो, दूसरी तरफ इजरायल की आलोचना और तीसरी तरफ मध्य पूर्व में अपना क्षेत्रीय प्रभाव। 13वां अध्याय। रूस और चीन। अब सवाल आता है, रूस और चीन किसके साथ हैं? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। रूस और चीन ईरान के साथ रणनीतिक संबंध रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इस युद्ध में सीधे सैनिक भेज रहे हैं। रूस की अपनी मध्य पूर्वी रणनीति है, चीन की प्राथमिकता है ऊर्जा, तेल, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता। इसलिए दोनों देश इस संकट को अपने अपने रणनीतिक हितों के नजरिए से देखते हैं। 14वां अध्याय। असली रणनीतिक हथियार। हॉर्मुज। अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए, यह है हॉर्मुज जलसंधि, ईरान के दक्षिण में और अरब प्रायद्वीप के पास। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक है। अगर हॉर्मुज में संकट बढ़ता है तो तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, और अगर तेल महंगा होता है तो इसका असर केवल अमेरिका या ईरान पर नहीं पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा, चीन पर भी पड़ेगा, जापान पर भी पड़ेगा, यूरोप पर भी पड़ेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। 15वां अध्याय। भारत कहाँ खड़ा है? अब नक्शे में अरब सागर से भारत की तरफ आइए। भारत मध्य पूर्व के घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ती हैं, तो पेट्रोल और डीजल की लागत पर दबाव आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, परिवहन महंगा हो सकता है और शेयर बाजार में भी अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए ईरान और अमेरिका की लड़ाई दूर की लड़ाई नहीं है, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। 16वां अध्याय। आखिर कौन किसके साथ? अब पूरी तस्वीर को एक बार फिर देखिए। इजरायल के साथ अमेरिका का मजबूत समर्थन है, ईरान के साथ उसके क्षेत्रीय सहयोगी और समर्थक नेटवर्क हैं। हमास का ईरान के साथ संबंध है, लेकिन हमास को ईरान की सेना का हिस्सा समझना सही नहीं होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हुती हैं, इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े कुछ सशस्त्र समूह हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, तुर्की, इन सभी की अपनी अपनी नीतियां और हित हैं। इसलिए मध्य पूर्व को सिर्फ दो खेमों में बांटना सही नहीं है। अंतिम अध्याय। युद्ध का अंत कहाँ है? अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आती है। क्या ये युद्ध समाप्त होगा? क्या अमेरिका और ईरान बातचीत करेंगे? क्या इजरायल और हमास स्थायी समझौता कर पाएंगे? क्या गाजा में स्थायी शांति आएगी? क्या हिजबुल्लाह और इजरायल का संघर्ष समाप्त होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज सुरक्षित और खुला रहेगा? क्योंकि अगर हॉर्मुज खुला रहता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है तो तेल की कीमतें, महंगाई, समुद्री व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था सभी पर दबाव पड़ सकता है। अंतिम वॉइस ओवर। तो दोस्तों, गाजा की एक छोटी सी पट्टी से शुरू हुई ये कहानी अब ईरान तक पहुंच चुकी है, ईरान से अमेरिका तक, अमेरिका से इजरायल तक, इजरायल से लेबनान तक, यमन से लाल सागर तक और आखिर में हॉर्मुज जमरूम तक। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यह है सुरक्षा की लड़ाई, क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई, ऊर्जा की लड़ाई,
समुद्री रास्तों की लड़ाई और सबसे बढ़कर मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की लड़ाई। अब आने वाले समय में असली सवाल ये नहीं है कि अगली मिसाइल कहाँ गिरेगी। असली सवाल यह है, क्या कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी? क्या अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर लौटेंगे? क्या इजरायल और हमास के बीच स्थायी समझौता होगा? क्या फिलिस्तीन में शांति का रास्ता खुलेगा? और क्या हॉर्मुज फिर से पूरी तरह सामान्य होगा? क्योंकि इन सवालों का जवाब केवल मध्य पूर्व का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। धन्यवाद।